नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो है चीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो इंसिडेंट हिस्ट्री जो है प्राचीन भारत के इतिहास इससे संबंधित प्रश्न है, वर्ल्ड लाइन प्रश्न रहेंगे। और ये 100 प्रश्न टॉप प्रश्न रहेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो याद रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो जिस नगर की खोज हुई थी उसका नाम हड़प्पा था और 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो। कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है 1922 में की गई थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब किया था? 1921 में किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिखित लिपि थी वो चित्रात्मक थी और इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है तथा सर्पिलाकार भी कहा जाता है। कैसे? देखिए, ये इस प्रकार से कुछ ऐसे लिपी जाती थी। ये हमारी पहली लाइन होती थी, ये दूसरी होती थी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से लिपि लिखी जाती थी, इसीलिए इसे चित्रात्मक लिपि कहा गया है, ये सर्पिलाकार लिपि कहा गया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह था, उसका नाम था लोथल। और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में, याद रखिएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, यानी कि ये महान स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला है, प्राचीन भारत में पहली बार कपास उगाने का प्रमाण किस सभ्यता में मिलता है? तो हड़प्पा में मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय वो कृषि था। अगला है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख देवता जिन्हें माना जाता था वो इंद्र को माना जाता था। अगला है, वैदिक साहित्य में किस देव को सबसे प्राचीन माना जाता था? किस देव को सबसे प्राचीन माना गया है या माना जाता है? तो ऋग्वेद को। तो किस वेद को? तो ऋग्वेद को। तो ठीक है, तो वैदिक काल में जब सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। और कितने वेद हैं? 4 वेद है। ठीक है, तो सबसे पुराना ऋग्वेद है, याद रखिएगा। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। अगला है, महाभारत का रचयिता कौन था? तो वेद व्यास। कौन? वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता थे। अगला है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि, आप सभी को पता रामायण के रचयिता थे। अगर वहीं से आपसे पूछे रामचरितमानस तो आपको क्या बताना है? आपको तुलसीदास बताना है। अगला है, भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो भारत में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आप लोग अपना उत्तर भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोग मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा। अगला है, गौतम जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि वर्तमान कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में जगह है, तो वहां उनका जन्म हुआ था। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो त्रिपिटक, त्रिपिटक है। ठीक है, कौन 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 से? त्रिपिटक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था और बनारस के आगे सारनाथ पड़ता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। अगला है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह राजगीर में हुई थी। अगला है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आगम ग्रंथ। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा गया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। किस अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। अगला है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अगला है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युग के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। और कलियुग, जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध के बाद
अशोक ने देखा वो लोगों की मृत्यु हो रही है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका दोनों राजाओं की तरफ से जिनकी कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे सैनिक। खराबा उसने देखा, स्त्रियों का विलाप देखा, ठीक है। तो उसने अशोक ने निश्चय किया कि इस युद्ध के बाद वह कोई युद्ध नहीं करेगा और कलिंग का युद्ध ही अशोक का अंतिम युद्ध था। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य काल की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र जो है जो मौर्य काल की राजधानी थी। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी और खरोष्टी में जो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। भारत में सबसे पहला स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन सा था? तो कुषाण वंश या कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कौन सा था? कनिष्क था। तो कनिष्क ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। किस वंश के संबंधित थे कनिष्क? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। अगला है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। अब आपको कश्मीर का नाम आ गया है तो आपको राजतरंगिणी नामक पुस्तक याद रखना है। जो राजतरंगिणी नामक पुस्तक है ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें कश्मीर का पूरे इतिहास का वर्णन किया गया है। सतवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित ग्रंथ लिखा गया था। इलाहाबाद प्रस्तुति किसने लिखी? तो हरिसेन ने इलाहाबाद प्रस्तुति लिखी थी। ये देखिए प्रश्न जो है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। जो अभी मैंने आपको पीवाई की करवाया ना आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें ये प्रश्न आया था। अगला है, गुप्त काल में फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। एक हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो फायान था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आप लोग फायान की बात हो रही, ठीक है। तो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हुइंगसांग आया था। हर्षवर्धन के दरबार में हुइंगसांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फायान आया था, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। अगला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। किसने? गुलाम वंश की सैन्य स्थापना किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नया लगाया? तो गज ए सिकंदरी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब हमला किया? तो 1025 या 1025 ईसा पूर्व। तमिल भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? लोक कंपियन। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अश्वमेध जो यज्ञ का उल्लेख है जो ऋग यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। देखिए अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता था, जो राजा अपने आप को ये समझता था कि अब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझसे चुनौती लेने वाला, टक्कर लेने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है। और वो अगर वो अश्वमेध यज्ञ करके सोता था, यानी कि घोड़ा छोड़ देता था पूजन करके, और वो घोड़ा जहां तक जाता था वह राजा की उतनी जमीन हो जाया करती थी। अगर किसी के पास समर्थ है कि राजा को ललकारे तो इसका संकेत यह होता था कि जो अश्वमेध यानी कि अश्व का जो घोड़ा है उस घोड़े को रोके, तो राजा ये समझता था कि उससे क्या है, उसको युद्ध करना है। अगर युद्ध में वो पराजित कर देता था घोड़ा रोकने वाला राजा, तो वो फिर वहां तक की जमीन उसकी हो जाती थी। अगला है, संस्कृत भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो रामायण था। राजतरंगी के लेखक कौन है? तो कल्हड़, जो मैंने आपकी बताया कश्मीर की जो इतिहास के बारे में है, राजतरंगी नामक पुस्तक में। अजंता गुफाएं किस काल में बनी थी? तो गुप्त काल में। भगवान बुद्ध की मूर्ति को पहली बार किस काल? कुषाण काल में। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी कि विक्रमादित्य। महाभारत के लेखक कौन थे? तो पतंजलि। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? तो जो कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। हर्षवर्धन किस वंश से था? तो पुष्यभूति वंश से। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और प्रश्न यहाँ से एक ये बनता है, देखिए समुद्रगुप्त के समय सिक्का चला था
और उस सिक्के में समुद्रगुप्त को जो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, क्या बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो पूछा जाता है कि सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए का चित्र किस शासक का है, किस सम्राट का है? तो समुद्रगुप्त का है। भारत का पहला सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी घानानंद को हरा के। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? घानानंद, या नंद वंश के शासक था घानानंद, उसको हरा के स्थापना की थी। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक कौन था? अशोक था। देखिए, चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, अशोक के भी पुत्र हुए जैसे महेंद्र हुआ और संघमित्रा। इसने अशोक ने इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में धान्यागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? तो पाली थी। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। भारत में लोहे का सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो किस स्थल से मिला? तो कुषाण काल से मिला है। कहां से मिला है? कुषाण काल से। और याद रखिएगा, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन सा था? तो बिंबिसार था। महावीर स्वामी ने जैन का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया? प्राकृतक भाषा में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला में बिताया। और श्रवणबेलगोला वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। इन्होंने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय था श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। और संलेखना पद्धति, क्या संलेखना या संथारा पद्धति कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जब मनुष्य को लगता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक है, ठीक है, या मैं कार्यभार से मुक्त हो चुका हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, यानी कि मुझे मतलब सांसारिक मोह माया से दूर जाना है, तो क्या करते थे? कहीं एक एकांत जगह में निकल जाते थे और वहीं से क्या है, भोजन त्याग देते थे, भोजन पे धीरे धीरे जल त्याग देते थे और धीरे धीरे ही क्या प्राण निकल जाते थे। ऐसा ही किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जैन धर्म में से संथारा या संगलेखना पद्धति कहा गया है। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो फिरोजपुर यानी कि पेशावर में। गुप्तकालीन मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला है, गुप्त शासकों का मुख्य धर्म कौन सा था? महाभारत में कितने श्लोक हैं लगभग? तो 1 लाख श्लोक है लगभग महाभारत में। अगला है, संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो चरक थे, याद रखेगा। और चरक का नाम आपको याद रखना है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, आपके बताना है जो चरक है ये किस शासक के समय थे। ठीक है, ये आपको बताना है किस वंश और किस शासक के समय थे। आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लीजिए। एक दिया मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो संस्कृत। भारत में सर्वप्रथम कौन सा सिक्का प्रचलित हुआ था? तो पंचमार्क का था। अगला है, गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो दशावतार मंदिर देवगढ़। भारत में चीनी यात्रियों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन। मीनार किस शैली में निर्मित है? इस्लामिक और भारतीय शैली मिश्रण है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो नियत बाजार प्रणाली। चीन भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मौर्य साम्राज्य। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो विकेंद्रित शासन प्रणाली थी। अगला है, सप्तवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो गौतम पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो नागार्जुन था, याद रखेगा। नागार्जुन थे कनिष्क के शासन काल में। अगला है, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से कौन नालंदा और तक्षशिला कौन सा था? तो नालंदा और तक्षशिला। अगला है, नवीनतम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। अगला है, गुप्त काल में कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बृहद्रथ था। और इसी की हत्या करके फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। अगला है, गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो की खोज की। अगला है, हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को हर्षवर्धन ने अपनाया था। अगर अब दूसरा प्रश्न आपके लिए, आर्यभट्ट किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, भारत में किस प्रदेश से थे जो आर्यभट्ट थे, ये आपको बताना है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित थी? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। क्या था? गरुड़ था।
अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किस रूप से कब हुआ, यानी कि कुतुब मीनार था उसका निर्माण पूर्ण रूप से कब हुआ था, तो 1368 ईसा पूर्व में। इसके बाद अलाउद्दीन वो सॉरी इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने भी करवाया। इसके बाद का निर्माण करवाया गया, तो मतलब 3-4 शासकों का इसमें योगदान है। अगला है गंधार शैली किस किस से संबंधित थी, तो बौद्ध मूर्तिकला से। भारत के सबसे प्राचीन राजवंश का नाम क्या है, तो नंदवंश जो भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है। इस प्रकार मैंने आपको 100 प्रश्न करवा दिए और ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। अभी प्राचीन भारत पूरा नहीं हुआ है आपका, याद रखिएगा। आपको कम से कम 500-600 क्वेश्चन में प्राचीन भारत कंप्लीट होगा। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुए हैं और अगले पार्ट में मैं भी अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।